हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस प्रतियोगिता दर्पण में जो भी करंट अफेयर्स है उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने वाले हैं। और ये सारे एमसीक्यू जो है वो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। जिस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके का जो है ये आपको यहाँ पे एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने पहले ये पीडीएफ पढ़ रखा है तो यहाँ पे आपका जो है फुली रिवीजन हो जाएगा। इसमें हम लोग सारे सेक्शन को टच करेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स और जो मिसलेनियस के पोर्शन होता है जिसमें नियुक्तियाँ होती है, अवार्ड्स होते हैं और भी जो मिसलेनियस चीज़ें हैं जैसे आपका जो है एक्सरसाइज वगैरह, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। देखो, आपको जो है इस चैनल पे पिछले एक डेढ़ साल का जो है सारा जो प्रतियोगिता दर्पण है वो आपको मिल जाएगा। आप उसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और इसका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप चैनल पे जाके इसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ ही पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप इसे स्कैन करके या फिर इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब आते हैं इस महीने की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग स्पोर्ट्स वाले से कर रहे हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि जून 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। देखो, आईसीसी का मतलब आप जानते हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उसके द्वारा जो है प्रत्येक मंथ जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो प्लेयर ने पिछले महीने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं। तो जून 2024 के लिए जो है ये अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन है ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह या रोहित शर्मा। देखो, भारत के खिलाड़ी को मिला है और ये जो मिला है जसप्रीत बुमराह को मिला है जून 2024 के लिए। और ये पुरुष खिलाड़ी में, महिला खिलाड़ी के लिए अलग अवार्ड दिया गया। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक मात्र ऐसा पहली बार हुआ है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ और आईसीसी महिला क्रिकेटर का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों जो है भारतीय को मिला है। दोनों जो है इंडियन प्लेयर को ही मिला। ये पहली बार हुआ है कि जो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ है और महिला जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है दोनों जो है भारतीय को ही दिया गया है। और अभी तक मात्र एक जो खिलाड़ी हैं शुभमन गिल, इनको 2 बार जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। शुभमन गिल को 2 बार चुना गया है। वहीं अगर 2024 की बात करें तो 2024 में जो है एक फरवरी 2024 में आपको यशस्वी जायसवाल को ये पहले मिल चुका है। यशस्वी जायसवाल, उनको जो ये पहले दिया जा चुका है फरवरी 2024 के लिए। तो याद रखिएगा, जून 2024 में जो है कि नहीं दिया गया जसप्रीत बुमराह को, और फरवरी 2024 में किसे दिया गया था तो यशस्वी जायसवाल को। एक चीज़ आपको और ये याद रखना है कि आईसीसी जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आईसीसी का हेड क्वार्टर जो है वो आपको दुबई में मिलेगा। कहाँ? दुबई में। दुबई में जो है इसका हेड क्वार्टर है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 के लिए किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को जो है वो महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का महिला क्रिकेटर का जो खिताब है वो दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरुष कैटेगरी जो पुरुष क्रिकेट है, कैटेगरी नहीं, भारतीय पुरुष क्रिकेट का मुख्य कोच कौन है। ऑप्शन है राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। तो मालूम होगा कि पहले जो है वो आपके राहुल द्रविड़ थे और उनके कैप्टन कोच रहते हुए जो है भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। जो T20 वर्ल्ड कप है वो जो है भारत ने जीता है इस बार 2024 का। तो अब इन्होंने जो है रिटायरमेंट की घोषणा की है या फिर इनका टेन्योर खत्म हो गया। तो एक नए जो है कोच बने हैं वो बने हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को जो है वो बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट का मुख्य कोच।
गौतम गंभीर ने भी जो है वो आपका 2011 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था जो भारत ने जीता था, तो उसमें काफ़ी अच्छा रोल निभाया था। इसके अलावा गौतम गंभीर जो है वो आपको आईपीएल में भी कोचिंग का काम करते हैं, और ये केकेआर से फिलहाल जुड़े हुए हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कोचिंग के अंदर भी कर रखा है। तो इसलिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच बनाया गया है वो बनाया गया है गौतम गंभीर को। अच्छा, एक प्रश्न ये बनता है कि ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम का तो समझ गए कि गौतम गंभीर है, महिला क्रिकेट टीम जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, उसके कोच कौन है? तो उसके कोच जो है वो हैं अमूल मजूमदार। अमूल मजूमदार ये जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। और अभी आपको ये बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो आपका T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है, और इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है वो आपको खेला जा रहा है भारत में। भारत में जो है इस बार का T20 महिला T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, अलेक्जेंडर जेवरेव या डेनियल मेदवेदेव। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है हराया है किसको? तो नोवाक जोकोविच को हराया है। और नोवाक जोकोविच जो है वो आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन इस बार जो विजेता बना है विंबलडन का वो बना है पुरुष टीम का पुरुष एकल का कार्लोस अल्कराज, और ये किस देश के हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बात करें महिला एकल का खिताब किसने जीता है विंबलडन में, तो इस बार जो है महिला एकल का जो खिताब जीता है वो आपका बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, और ये किस देश की हैं? तो ये आपका चेक गणराज्य की हैं, चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया है आपका जैस्मिन पॉलिनी को इस बार इन्होंने हराया है। विंबलडन में अगर देखा जाए तो पिछले 8 साल में जो है हमेशा महिला जो एकल हुआ है उसमें कोई नया ही खिलाड़ी जो है वो जीता है। पहले एक टाइम था जब सेरेना विलियम्स का जो है इसमें दबदबा हुआ करता था, और वो रेगुलर जो है वो महिला एकल का खिताब जीतती थी। लेकिन पिछले 8 वर्षों से नया खिलाड़ी ही जो है वो आपका चुन के आ रहा है। तो याद रखिएगा, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, और ये किस देश की हैं? तो चेक गणराज्य की हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किए जाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इसका सही आंसर भी जो है वो दोनों होगा। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, इन दोनों को जो है टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है, और ये एक टेनिस का इंटरनेशनल ग्रुप है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम है, उसमें इन लोगों को शामिल किया गया। और ऐसा जो है सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। लिएंडर पेस की बात करें तो लिएंडर पेस और महेश भूपति, पहले इन लोगों को जो है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, काफ़ी अच्छी इन लोगों की जोड़ी थी। उसके बाद काफ़ी समय तक लिएंडर पेस ने जो है वो आपका टेनिस में योगदान दिया था अलग अलग खिलाड़ियों के साथ मिलके। तो याद रखिएगा कि टेनिस हॉल ऑफ द फेम में जो किनको शामिल किया गया, तो आपका लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों खिलाड़ी को शामिल किया गया है। आगे पूछा जा रहा है यूरो कप 2024 की विजेता क्या है? देखो, यूरो कप जो है वो आपको पहले तो ये जानना है कि किससे संबंधित है। तो यूरो कप का संबंध जो है वो आपका फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल। अब ये जो है यूरोप का एक काफ़ी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है जिसका पूरा नाम जो है UEFA यूरो है। UEFA की अगर बात करें तो इसका मतलब हो गया यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप। और उस यूरो 2024 का जो आयोजन है वो किया कहाँ गया था? तो वो आपका जर्मनी में आयोजित हुआ था। पहला प्रश्न तो आपका ये बन जाता है कि UEFA यूरो या फिर यूरो 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका जर्मनी में किया गया। और इस बार का विजेता कौन हुआ है? तो इस बार का विजेता जो है वो आपका स्पेन है। और स्पेन ने हराया किसको? तो स्पेन ने जो है जर्मनी की टीम को ही जो हराया है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, यूरो कप जो है वो जीता स्पेन है, और उसने हराया किसे? तो इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड और
इंग्लैंड और स्पेन के बीच में ये मैच हुआ था और उसमें जो है स्पेन जो है वो विजेता होता है यूरो कप 2024 का। और इसका जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया जाता है वो स्पेन के ही खिलाड़ी रोड्री को जो है वो घोषित किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है कि 18वां UEFA यूरो 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है यूके और आयरलैंड, स्पेन, इटली, पुर्तगाल। तो देखो ये जो टूर्नामेंट है वो हर एक 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। जैसे इस बार जो है वो आपका 2024 में हुआ है, तो अगली बार जो है 2028 में कहाँ होगा, वो खेला जाएगा यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। यूके और आयरलैंड में ये जो है आयोजित किया जाएगा संयुक्त रूप से। देखते हैं अगले प्रश्न को। कोपा अमेरिका कप 2024 का विजेता है, तो ये भी याद रखिएगा जो कोपा अमेरिका कप है ये भी किससे आपका संबंधित है, ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। और ये आपका अमेरिकी कॉन्टिनेंट का जो है एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अमेरिकी कॉन्टिनेंट में खासकर साउथ अमेरिका का है, लेकिन उसमें जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हैं उसके टीम भी पार्टिसिपेट करती है। तो कोपा अमेरिका कप 2024 का विजेता कौन है। इसका आयोजन हुआ था यूएसए में और जो विजेता बना है वो आपका अर्जेंटीना बना है। ये 16वीं बार है जब अर्जेंटीना जो है ये कोपा अमेरिका कप जो है उसका विजेता बना है। तो याद रखिएगा कोपा अमेरिका कप 24 का विजेता वो आपका अर्जेंटीना है और आयोजित कहाँ पे हुआ था, तो ये यूएसए में हुआ था। और जो फाइनल मैच है वो आपका अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच में खेला गया, अर्थात कोलंबिया को हरा के जो है अर्जेंटीना ये ट्रॉफी जो है इस बार जीता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा कि जो क्रिकेट का था पुरुष क्रिकेट टीम उसके कोच के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पुरुष फुटबॉल टीम के कोच के बारे में। ऑप्शन है मनोलो मार्कोच, इगोर अस्टीमक, सैयद अब्दुल रहीम या सुनील छेत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोलो मार्कोच। देखो मनोलो मार्कोच जो है वो एक स्पेन के पूर्व खिलाड़ी हैं और इनको जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने जो है इगोर अस्टीमक का स्थान लिया है, क्योंकि भारत जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था ओलंपिक के लिए। तो उसके बाद फिर जो है इन्हें कोच पद से हटा दिया गया और मनोलो मार्कोच को बनाया गया। ये पहले से भी जो है भारत में काम कर रहे हैं और जो गोवा की टीम है उसके साथ जो है ये जुड़े हुए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन है जय शाह, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और नीता अंबानी। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया है ये नीता अंबानी को बनाया गया है। ठीक है, नीता अंबानी। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे। देखो इस बार का जो ओलंपिक है वो आपका पेरिस में आयोजित किया गया था और उसमें भारत के जो है 117 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके अलावा जो 117 खिलाड़ी के अलावा और भी कुछ स्टाफ थे, तो वहाँ पे जो एक मेन बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है, तो वो प्रमुख किसे बनाया गया था ये पूछा जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे। तो आपको याद रखना है कि वो प्रमुख जो है आपका गगन नारंग थे। गगन नारंग का संबंध जो है ये शूटिंग से है, ये एक निशानेबाज थे और इन्हीं को जो है इस बार भारतीय दल का प्रमुख बनाया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे, बस जो भी भारतीय टीम के लोग गए थे उनका जो है एक तरीके से मैनेजमेंट देखने का काम जो है वो आपका गगन नारंग का था। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या यूपी। तो इसका सही संबंध होगा हरियाणा। जो मनु भाकर हैं इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा ये युगल में भी जो है मेडल जीती हैं। तो इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और ओलंपिक में निशानेबाजी में कोई पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय भी है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाला कोई ये पहला भारतीय है, भारतीय महिला है। देखते हैं अगले प्रश्न को।
आगे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर किस राज्य ने राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया है। देखो स्पोर्ट्स वाले में लगभग जो इम्पोर्टेंट था बुक कवर हो गया। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय वाले में। तो राष्ट्रीय में पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर किस राज्य ने अपना राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया है। जैसे आप सुने होंगे एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, तो उसी तरीके का जो है एक बनाया जा रहा है एससीआर अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है वो घोषणा किया है कि वो स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगा और इस रीजन में जो लखनऊ, जैसे यूपी का कैपिटल क्या हो गया लखनऊ, तो लखनऊ के अगल बगल के जो ज़िले हैं उनको शामिल किया जाएगा। और इसमें कितने ज़िलों को शामिल किया जाएगा, तो 5 ज़िले। और पाँचों ज़िला का सारा मतलब एरिया नहीं रहेगा, बस लखनऊ के जो नज़दीक का है के ज़िले हैं जो उससे नज़दीक के हैं उन सारे एरिया को ही इसमें शामिल किया जाएगा। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये 5 ऐसे ज़िले हैं जिनको कि स्टेट कैपिटल रीजन में जो है शामिल किया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में जो है इसको शामिल किया जाएगा। और इसका जो है सारा प्रबंधन वगैरह देखने का काम जो है ये चूँकि एक काउंसिल टाइप का काम करेगा, तो उसके एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, इस तरीके का होगा। तो जो इसके अध्यक्ष होंगे वो तो मुख्यमंत्री ही होंगे, और उपाध्यक्ष जो है वो जो राज्य के मुख्य सचिव है, जो एक आईएएस होता है, तो वो जो है इसके उपाध्यक्ष होंगे। और जो ये प्राधिकरण है काउंसिल है, उसका जो मुख्यालय होगा वो आपका लखनऊ में होगा। तो पहला तो आपको ये याद रखना है कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका यूपी है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो राज्य मुख्य सचिव। और हेडक्वार्टर कहाँ, तो लखनऊ में। इसमें कितने ज़िले शामिल हो रहे हैं, तो 5 ज़िले, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये 5 ज़िले जो है इसमें शामिल होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। देखो पहले क्या होता था कि आपका जो है आईपीसी चलता था, इंडियन पैनल कोड, इसके अलावा सीआरपीसी चलता था, और एक जो है बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चलता। ये बीएनएसएस तो आपका नया है। एक और था साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलता था। अब उसी को क्या है कि चेंज कर दिया गया। बहुत सारे जो नियम थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चले आ रहे थे, तो उन सब को जो है बदला गया है और इसको और भी इंक्लूसिव किया गया है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग कुछ और भी नई चीज़ें इसमें ऐड की गई है, और ऐड करने के बाद इसको एक नया नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो पहले वाला था सिर्फ उसका नाम चेंज किया गया, नहीं, जो पहले वाला था उसमें संशोधन किया गया है, उसके बाद उसका नाम चेंज किया गया है। तो जैसे नया जो 3 ऐड हुआ है उसमें भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय दंड जो कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि आपका दंड प्रक्रिया जो संहिता है सीआरपीसी 1973 उसका स्थान लिया। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, और ये किसका स्थान लिया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है। ठीक है, तो इन तीनों जो है एक नया आपको प्रावधान यहाँ पे लागू हुआ है, तो उसी के संबंध में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। इस प्रकार से जो है वो 3 नए आपराधिक कानून को जो है यहाँ पे लागू किया गया है। अब देखो अगर हम बात करें बीएनएस की अर्थात आपका भारतीय न्याय संहिता की, तो ये किसका स्थान लिया था, तो आईपीसी का स्थान लिया था। आईपीसी की अगर बात करें तो पहले जो है इसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 400 नहीं 500 के आसपास धाराएं थी, 511 धाराएं थी। जबकि जो नया आपका बना है भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के स्थान पे, उसमें कितना मात्र जो है 358 धाराएं ही शामिल किया गया। उसी तरीके से जो है पहले जो सीआरपीसी था जो दंड संहिता था उसमें जो 484 धाराएं थी, और इसको जो है इंक्रीज करके 531 धाराएं कर दी गई है। उसी तरीके से जो पहले आपका था आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसकी जगह पे जो आपका नया बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसमें जो है 170 धाराएं हैं, और पहले इसमें कितना था, तो 167 था। तो मेनली आपको
बस यही याद रखना है कि 3 नए जो है वो आपराधिक कानून बने हैं। एक आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इन तीनों को जो है वो लागू किया गया। अब प्रश्न ये होता है कि इन तीनों को कब से पूरे भारत में लागू किया गया। जैसे अधिनियम तो बन गया था आपका 2023 में ही, लेकिन ये लागू कब से हुआ है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 कब से पूरे भारत में लागू किया गया। तो याद रखिएगा, ये लागू किया गया है आपका 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2024 से जो है वो नया आपराधिक कानून जो है वो पूरे भारत में लागू हो गया है, 1 जुलाई 2024। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछ रहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के लिए न्यूनतम कितनी सीट होनी चाहिए। देखो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो है चुनाव के बाद लोकसभा की मेंबर का चुनाव होता है, जो भी सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। सत्ता पक्ष के अलावा जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उनको जो है उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में चुना जाता है। लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि उनको कुल सीटों का जो है लगभग आपका 10% सीट प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है। तो अभी अगर देखोगे तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो उसका 10% जो है आपका लगभग 54 सीटें आता है। तो पिछले कुछ समय से ये हो रहा था कि जो विपक्षी दल है वो 10% भी सीटें नहीं ला रही थी, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस जो है वो 99 सीटें लाई है, और वो एक विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आया है। इसलिए जो इस बार विपक्षी दल का नेता है वो बनाया गया है आपको राहुल गांधी को। राहुल गांधी वो अभी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी को। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के लिए न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, कुल सीटों का जो है 10% सीट जो है कम से कम होना चाहिए। तो वर्तमान में कांग्रेस के पास लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 99, और लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो राहुल गांधी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुसूचित जाति की सूची में नई जाति को शामिल करने का अधिकार किसे है। देखो ये मामला ये है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कुछ जाति को जो है जो पहले आपका ईबीसी में आता था, ईबीसी से वो क्या कर दिया कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि वो एससी कैटेगरी में जो है इनको शामिल कर दिया गया, शेड्यूल कास्ट वाले में शामिल कर दिया गया। तो ये चूंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, तो इसके ऊपर जब कोर्ट में केस हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि चूंकि ये जो अधिकार है वो संसद को है। ठीक है, अनुसूचित जाति में नई जाति को शामिल करने का अधिकार जो है वो आपका संसद को है। तो चूंकि संसद को है तो इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर विधानसभा कैसे लागू कर सकती है। इस आधार पे बिहार और गवर्नमेंट के द्वारा जो ये काम किया गया था, ईबीसी से हटाकर एससी को में शामिल किया गया था जाति को, तो वो जो है कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए आपका न्यूज में है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति की सूची में नई जाति को शामिल करने का अधिकार किसको है, संसद को है। देखते अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित अहोम राजवंश की समाधि प्रणाली मैदाम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि अहोम राजवंश की जो समाधि है उस समाधि प्रणाली को बोला जाता था मैदाम। तो बोल रहे मैदाम को जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब अहोम राजवंश का संबंध किस से है, तो याद रखिए अहोम जो है वो आपका असम वाले क्षेत्र में राज करता था। तो अहोम राजवंश का संबंध किससे है, असम से। और इस प्रकार अगर आप देखोगे तो भारत में जो विश्व विरासत सूची है उसकी कुल संख्या जो है आपका बढ़ के कितना हो गया, 43 हो गया। वही 43 में इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होता है, जैसे कुछ जो है आपका कल्चरल हो गया, सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक में आपका 35 ऐसे जो है विश्व विरासत सूची है। और ये भी जो आपका शामिल हुआ है अहोम राजवंश वाला, ये आपका कल्चरल में ही है, अर्थात आपका सांस्कृतिक स्थल में ही ये शामिल किया गया है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में। तो एक तो आपका कल्चरल हो गया, दूसरा क्या होता है, इन्वायरमेंटल होता है।
इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल विरासत सूची। और इसमें भारत के जो है वो आपका 7 ऐसे स्थल हैं जिसको शामिल किया गया, जैसे आपका काजीरंगा हो गया, इसके अलावा मानस हो गया, नंदा देवी, फिर पश्चिमी घाट, मतलब जो संवेदनशील एरिया हैं उनको जो यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होता है मिश्रित मिश्रित कैटेगरी, जो नेचुरल भी है और मैनमेड भी है। तो उसमें आपका कंचनजंगा आ जाता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि आपका सिक्किम में है, तो वो जो है मिश्रित में आ जाता है। और भारत गिने चुने देशों में है जिसके कि सांस्कृतिक, इन्वायरमेंटल अर्थात प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल तीनों कैटेगरी में विश्व विरासत सूची में स्थल जो है वो शामिल है। तो इस तरीके से 35, 7 और 1, मतलब एक आपका मिश्रित वाला टोटल जो है आपका 43 अभी जो है विश्व विरासत सूची भारत की है, जो कि यूनेस्को के साथ टाई अप है। अब देखते हैं अहोम राजवंश। तो अहोम राजवंश की जो समाधि प्रणाली है मैदाम, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये असम के जो है वो चराई देवी जिले में स्थित है। कहाँ पे? असम के चराई देवी जो जिला है वहाँ पे स्थित है, और इसको असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अहोम राजवंश का जो समाधि स्थल है मैदाम, उसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट में इसका आंसर जो है बता सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस हल्के टैंक का परीक्षण किया है। ऑप्शन है जोरावर, T-90 भीष्म, अर्जुन और T-72 अजय। देखो ये सभी जो है वो इंडियन आर्मी के काफ़ी अच्छे जो है वो टैंक है, लेकिन हर एक का अपना अलग अलग पर्पस होता है। जैसे T-90 भीष्म ये सबसे जो है भारी भरकम इंडियन आर्मी का टैंक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे ज़रूरत होता है हमें हल्के टैंक का, तो उसके लिए बनाया गया है जोरावर को। जोरावर जो है एक हल्का टैंक है, और इसका परीक्षण जो है हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, और इसका वजन जो है मात्र 25 टन है। बाकी का अगर आप वजन देखोगे तो वो 80 टन 90 टन के आसपास भी चला जाता है, जबकि जो जोरावर है उसका मात्र 25 टन वजन है। और ये कहाँ काम आएगा, तो जो भी आपका नॉर्थ का एरिया है, लद्दाख जैसा जो भी क्षेत्र है वहाँ पे ये काम आ जाएगा। ठीक है, लद्दाख जैसे जो भी ऊंची इलाके वाले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। और इसका नाम जो रखा गया है वो 19वीं सदी में एक डोगरा जनरल थे जिनका नाम था जोरावर सिंह, तो उसी जनरल के नाम पे जो है इस टैंक का नाम रखा गया है। इसके अलावा नेशनल में कुछ और भी न्यूज़ है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे भारतीय सेना में एक हेलीकॉप्टर था नौसेना में, UH-3H हेलीकॉप्टर, उसे क्या किया गया, नौसेना से जो है रिटायर कर दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में जो है वो कई सारे हॉल हैं, उसमें एक हॉल है आपका दरबार हॉल, तो दरबार हॉल का नाम जो है चेंज कर दिया है गणतंत्र मंडप के रूप में, और जो अशोक हॉल है उसका नाम बदल के कर दिया गया अशोक मंडप। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल है उसका नाम कर दिया है गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल है उसका नाम कर दिया गया है अशोक मंडप। वहीं झारखंड के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके हेमंत सोरेन बने हैं। आपको मालूम होगा कि हेमंत सोरेन को जो है वो ईडी के मामले में जो है जेल हो गया था, और उसके बाद फिर जब इनकी रिहाई हुई तो वापस ही ये मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बीच में जो मुख्यमंत्री थे वो चंपई सोरेन थे, चंपई सोरेन। और वर्तमान में कौन हो गया, तो वर्तमान में आपका वापस से हेमंत सोरेन हो गया, और ये तीसरी बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगर आपको पूछा जाए कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ये जो है पहले मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। अगला जो प्रश्न है वो आपका इंटरनेशनल से है। पूछा जा रहा है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के नए जो प्रधानमंत्री बने वो आपका कीर स्टारमर बने हैं, और कीर स्टारमर के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है बहुत समय के बाद जो लेबर पार्टी है वो सत्ता में आई है, लगभग 14 साल के बाद जो लेबर पार्टी है वो सत्ता में आई है, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर।
स्टारमर है, कीर स्टारमर, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। और ये किसका स्थान लिया है? तो ये जो है आपका ऋषि सुनक का स्थान लिए हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में 14 साल के बाद जो है आपका लेबर पार्टी की सरकार बनी है, और जो उप प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, और राचेल रिव्स को जो है वित्त मंत्री बनाया गया। और पहली बार है कि ब्रिटेन में कोई महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रिव्स। और विदेश मंत्रालय का भार जो है वो डेविड लेमी ने संभाला है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के नए मंत्री कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर, कीर स्टारमर ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन हैं? देखो, ईरान में जो है पहले अगर सरकार देखी जाए तो वो थी हसन रूहानी की। अब हसन रूहानी की सरकार के बाद जो है वहाँ जब इलेक्शन हुआ तो मसूद पेजेशकियन इनको जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मसूद पेजेशकियन के बारे में एक चीज़ और बताया जा रहा है कि ये जो है एक डॉक्टर है, ये पेशे से क्या है, एक सर्जन है, और ये पहले जो है हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ईरान के गवर्नमेंट में जो है 1997 में ये देश के हेल्थ मिनिस्टर भी थे, अर्थात स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और ये काफ़ी एक अच्छे हृदय रोग के डॉक्टर भी है, और इनको उदारवादी नेता के रूप में जो है माना जा रहा है। ये जो है कैसे हैं? तो उदारवादी नेता के रूप में इनका इमेज है। तो याद रखिएगा, ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने मसूद पेजेशकियन। अगला प्रश्न है, भारत और रूस ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा है? 65 अरब डॉलर, 50, 75 या 100 अरब डॉलर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 अरब डॉलर। देखो, अभी अगर भारत का व्यापार देखा जाए तो ये 65 अरब डॉलर के आसपास जो है चल रहा है, 65 अरब डॉलर। और भारत और रूस दोनों ने मिलकर टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है हम लोग इसको 100 अरब डॉलर कर देंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी भारत क्या है कि वो व्यापार घाटा सह रहा है, व्यापार घाटा सह रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले कुछ सालों से जब से रूस यूक्रेन हुआ है तो रूस से जो है हम लोग तेल का आयात करने लगे, तेल वहाँ से खरीदने लगे हैं, और चूंकि हमें सस्ते रेट पे मिल रहा है तो हम ज़्यादा तेल वहाँ से खरीद रहे हैं, तो हमारा जो आयात है वो बढ़ गया है रूस से, और निर्यात जो है वो कम हो गया है, इसलिए व्यापार घाटा बढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बाकी की तुलना में हमें जो है ये फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि सस्ते रेट पे मिल जा रहा है। और दूसरा ये है कि इसका पेमेंट जो है हमें अपने रुपये में ही करना पड़ रहा है, मतलब कि रुपया में ही जो है इसका पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 अरब डॉलर का जो टारगेट रखा है 2030 तक। इसके अलावा जो है रूस के 2 शहर कजान और येका और तेरेनी में जो है वो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास भी खोला जाएगा। और ये सब अभी इसलिए हो रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो रूस के दौरे पे थे। भारत के प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन इन दोनों देशों का जो दौरा है वो 1 महीने के अंतराल पे किया है, और ऐसा करने वाले बहुत कम नेता हैं कि जो दोनों देशों में जाकर विजिट कर सकें। अगला प्रश्न है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है वो अपना सर्वोच्च जो राजकीय सम्मान होता है वो भारतीय प्रधानमंत्री को दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और आपको एग्जाम में जो है ये देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये अवार्ड जो है रूस के द्वारा दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में बिमस्टेक के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो, बिमस्टेक लेवल पे कई तरीके के मीटिंग होते हैं, जैसे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनका मीटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे विदेश मंत्रियों का मीटिंग हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका भारत में किया गया है। भारत के नई दिल्ली में जो है बिमस्टेक के जो विदेश मंत्री हैं उनका
यहाँ पे बैठक हुआ था। अब आता है कि बिमस्टेक का मतलब क्या होता है, बिमस्टेक में कौन से देश जो है ये शामिल होते हैं। तो बिमस्टेक में जो पहला वर्ड है वो है आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल मतलब ये कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं वो सभी मिल के जो है आपस में एक ग्रुप बनाया है, उसी का नाम है बिमस्टेक। और इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत बांग्लादेश के अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार तथा थाईलैंड, ये सारे देश जो है इसमें शामिल, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 देश जो है इस संगठन में शामिल हैं। तो याद रखिएगा बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या हुआ। बिमस्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इसे इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल एंड कॉरपोरेशन, मतलब भारत और जो भी बंगाल की खाड़ी के देश हैं वो आपस में सांस्कृतिक, आर्थिक और जो तकनीकी चीज़ें हैं उसमें जो है एक दूसरे का हेल्प करेंगे, कॉपरेशन करेंगे। और इसमें कितने मेंबर शामिल हैं, तो 7 मेंबर जो है वो शामिल हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके अलावा बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक का जो छठा शिखर सम्मेलन होगा सितंबर 2024 में, तो ये वो आपका कहाँ होगा, ये आपका थाईलैंड में आयोजित किया गया है। कहाँ, थाईलैंड में। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन एसीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है तजाकिस्तान, चीन, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान के जो है अस्ताना नामक शहर में, अस्ताना जो उसका कैपिटल भी है, वहाँ पे जो है संघाई सहयोग संगठन अर्थात एसीओ का जो है यहाँ पे शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये जो है इस प्रकार का 24वां शिखर सम्मेलन था। वहीं अगर एसीओ की बात करें तो एसीओ में जो है पहले 9 मेंबर थे, अब एक नया मेंबर जो है वो शामिल हुआ है। तो नया मेंबर कौन शामिल हुआ है, तो वो आपका बेलारूस, संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य जो है वो आपका बेलारूस को बनाया गया, अर्थात 10वां सदस्य ये बना है। कौन सा सदस्य, 10वां सदस्य जो है वो आपका बेलारूस है। वहीं अगर बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो संघाई सहयोग संगठन जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 40% को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक सही है। संघाई सहयोग संगठन विश्व की कुल भूमि का जो है 22% का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अर्थव्यवस्था में जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% का जो हिस्सेदारी वो संघाई सहयोग संगठन के जो मेंबर है उनके पास है। और ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि संघाई सहयोग संगठन जो है ये आपका 1996 में बन के आया था, ठीक है। उस टाइम इसको बोला जाता था संघाई 5, क्या बोला जाता था, संघाई 5, जिसमें 5 देश शामिल थे। उसके बाद फिर जो है इसको विधिवत रूप से 2001 में जो है संघाई सहयोग संगठन का औपचारिक नाम दिया गया, ठीक है। और भारत इससे कब जुड़ा था, तो भारत जो है इससे आपका 2017 में जुड़ा था। 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर इसमें शामिल हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर कंट्री है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन हैं। ऑप्शन है विक्रम मिस्री, विनय मोहन क्वात्रा, तरनजीत सिंह संधू या केपीएस मेनन। देखो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्री। भारत के नए विदेश सचिव जो है वो बनाया गया है विक्रम मिस्री को। और ये किनका स्थान लेंगे, तो ये जो है विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, विनय मोहन क्वात्रा। और ये जो विनय मोहन क्वात्रा थे ये चूँकि पहले विदेश सचिव थे, अब इनको जो है यूएसए में भारत का राजदूत बनाया गया है, अमेरिका में जो है भारत का राजदूत बनाया गया है। किनको, तो विनय मोहन क्वात्रा को। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत के जो है राजदूत कौन है अमेरिका में, तो वो आपके विनय मोहन क्वात्रा हैं। अगला प्रश्न है कि पीआईबी के नए महानिदेशक किनको बनाया गया। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, प्रेस सूचना
ब्यूरो। इसके नए महानिदेशक किनको बनाया गया? तो ये बनाया गया धीरेन्द्र के ओझा को, और इन्होंने स्थान लिया है शेफाली सरन का। शेफाली सरन का स्थान लिया है धीरेन्द्र के ओझा। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसको याद रखिएगा। जैसे आपका वो होता है ना प्रशासनिक में आईपीएस, आईएएस, पुलिस सर्विस में आपका जो है आईपीएस होता है, फिर आईएएस होता है, उसी तरीके से एक और कैडर होता है जिसको बोला जाता है भारतीय सूचना सेवा। ठीक है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो उसी के तहत जो है धीरेन्द्र कुमार ओझा जो है वो नियुक्त हुए थे, और आज वो जो है पीआईबी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है, और इन्होंने शेफाली सरन का स्थान लिया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ऑप्शन है राजेश मल्होत्रा, नितिन गुप्ता, रवि अग्रवाल या रॉबर्ट जेरे रवि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल को जो है वो आपका सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया रवि अग्रवाल को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ये सारे जो प्रश्न हैं आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये हमेशा पूछता ही है। सीबीडीटी हो गया, सीबीआईसी हो गया, तो इन सब के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर बी एन गंगाधर। बी एन गंगाधर को जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और ये जो है पहले थे चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष। अब उसके जगह पे कौन आ गए? तो उनके जगह पे आ गए हैं संजय बिहारी। उनके जगह पे संजय बिहारी ने स्थान लिया है। आगे कि भारत के एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, जो अगस्त महीने का दर्पण था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अजीत डोभाल वो कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। तो उनको जो है उनके कार्यकाल में वृद्धि किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावे जो है क्या होता है कि एक एडिशनल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, और 3 अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। ठीक है, एक एडिशनल हो गया और 3 जो है उप राष्ट्रीय हो गया। तो भारत के एडिशनल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो बनाए गए हैं राजेंद्र खन्ना को। किनको? राजेंद्र खन्ना है, राजेंद्र नहीं, इसको पीडीएफ में आपको सुधार कर दिया जाएगा। ये राजेंद्र खन्ना है, राजेंद्र खन्ना, उनको बनाया गया है एडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके अलावा जो बाकी 3 हैं वो आप उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, टीवी रविचंद्रन, पवन कपूर और पंकज कुमार सिंह। तो मिली आप ये याद रखिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है कौन है? तो अजीत डोभाल, और एडिशनल में कौन है? तो राजेंद्र खन्ना। अगला प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2024 के निदेशक कौन है? अर्थात भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के डायरेक्टर किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर कपूर को। शेखर कपूर को जो है जो 55वां और 56वां संस्करण होने वाला है आईफा का, उसके जो है डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। जो 55वां और 56वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो होने वाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं शेखर कपूर, या डायरेक्टर बनाए गए हैं शेखर कपूर। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं? एसबीआई के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो वो बनाया गया चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगर आपको पूरा नाम नहीं आएगा तो आपको छोटा सा नाम पूछ सकता है कि एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं CS शेट्टी। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दिनेश कुमार खारा का जो है स्थान इन्होंने लिया है। वहीं अगर बात करें नवीन चंद्र झा की, तो ये जो है वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के
हेड बनाए गए हैं या फिर एमडी बनाए गए। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं नवीन चंद्र झा। और जो सिद्धार्थ मोहंती है, सिद्धार्थ मोहंती जो है वो एलआईसी के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। एमडी और सीईओ के रूप में इनको जो है नियुक्त किया गया है। पहले सिर्फ ये चेयरमैन थे, अब इनको और भी प्रभार देके एमडी और सीईओ बना दिया गया है। सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का, नवीन चंद्र झा जो है वो आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, दिनेश कुमार खाड़ा का स्थान लिया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और ये एसबीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको पीडीएफ में बाद में अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है। तो वो बनाया गया एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को जो है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं अगर बात देखो, यूरोप में दो चीज़ें होता है, एक जो है आपका यूरोपीय काउंसिल और दूसरा यूरोपीय कमीशन। ठीक है, एक यूरोपीय काउंसिल हो गया काउंसिल और दूसरा जो है वो कमीशन होता है। ठीक, तो यूरोपीय कमीशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो एंटोनियो कोस्टा के को बनाया गया और ये कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री। वहीं जो यूरोपीय कमीशन है, तो यूरोपीय कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन जो जर्मनी की हैं, वो जो है इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हैं। यूरोपीय कमीशन को जो है यूरोपीय आयोग के नाम से जाना जाता है और जिसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन है। जबकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष किनको बनाया गया, एंटोनियो कोस्टा, और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाटो का नया महासचिव किसे बनाया गया है। तो याद रखिएगा, नाटो के नए महासचिव जो है वो मार्क रूटे को बनाया गया। काफ़ी छोटा नाम है, मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है ये आपका नीदरलैंड के हैं, नीदरलैंड से इनका संबंध है। तो इनको जो है बनाया गया है नाटो का नया महासचिव। किनको, नीदरलैंड के पूर्व पीएम को, जो पहले पीएम थे ये नीदरलैंड के मार्क रूटे। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है जेस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लिया है मार्क रूटे ने। अगला है पेन पीटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो पहले तो हम लोग यही समझते हैं कि आखिर ये पेन पीटर पुरस्कार जो है वो है क्या। तो देखो, ये दिया जाता है किसी भी लेखक को या फिर कोई भी पत्रकार है उसको दिया जाता है जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जो है काफ़ी प्रयास किया, मतलब इसने प्रेस को जो है वो जिंदा रखने का काम किया है। तो वो काम किसने किया है, उसके लिए हर साल जो है प्राइज़ दिया जाता है। और इस बार जो है 2024 का जो प्राइज़ है पेन पीटर पुरस्कार 2024 वो दिया गया है अरुंधति राय को दिया है। भारत की जो एक लेखिका हैं अरुंधति राय, उनको दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारतीय जो लेखिका हैं उनको दिया जा रहा है अरुंधति राय को। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसे कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस भारतीय एक्टर को जो है वो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, और ये किस देश का है, तो स्विट्जरलैंड का फेमस जो है फिल्म फेस्टिवल है, उसमें कैरियर अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसको, तो ये दिया गया है आपका शाहरुख खान को। यहाँ पे बाकी सारे नाम भी जो है वो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, बस आपको याद रखना है कि कैरियर अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को। अगला है गुलबेकियन मानवता पुरस्कार 2024। जैसा नाम से ही लग रहा है कि ये मानवता पुरस्कार है, लेकिन ये दिया जाता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर में भी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके लिए, सतत कृषि जो है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि गुलबेकियन मानवता पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसको इकरा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका नई दिल्ली में है। तो ये ऑप्शन है, आंसर नहीं है।
दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका करनाल में है, करनाल हरियाणा में। और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्रकृति खेती। तो देखो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वर्ष का जो गुलबेगियन मानवता पुरस्कार है वो टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है आंध्र प्रदेश के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती को, और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है, इसके लिए दिया गया। इसके अलावा क्या है, इनको ये जो अवार्ड है वो संयुक्त रूप से दिया गया। इसमें जो है एक भारतीय मूल के जो सॉइल के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतनलाल, उनको दिया गया, और मिस्र की एक संस्था है सेकम जो कि कृषि से ही रिलेटेड है, तो उनको भी जो है यहाँ पे संयुक्त रूप से दिया गया। और पुरस्कार राशि कितना है, तो 10 लाख यूरो है। बस आपको याद रखना है कि गुलबेगियन मानवता पुरस्कार ये किसे दिया गया, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती के लिए दिया गया है। भारत के किस खिलाड़ी को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर ये जो है जो ओलंपिक समिति है उसका सर्वोच्च सम्मान होता है, और ये दिया गया है अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा क्या है कि ये भारत के भारतीय पूर्व खिलाड़ी हैं, पूर्व निशानेबाज हैं, और इन्होंने भारत के लिए जो है गोल्ड मेडल भी जीता है। पहले एक ऐसे ये खिलाड़ी हैं जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्तिगत ये जो है खिलाड़ी थे, व्यक्तिगत श्रेणी में, मतलब टीम स्पर्धा में नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, अभिनव बिंद्रा। तो उनको जो है चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के एक सदस्य हैं, और उन्हीं को जो है ओलंपिक ऑर्डर से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है ओलंपिक ऑर्डर से। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2023-24 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? देखो AIFF का जो है 2023-24 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है लालियान जुआल चांगते, लालियान जुआला चांगते। ये जो है मिजोरम के खिलाड़ी हैं, और इनको जो है फुटबॉल खिलाड़ी है, और इनको जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के लिए वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। वहीं अगर महिला श्रेणी में बात करें तो महिला श्रेणी में जो है ये इंदुमती कथिरेसन को जो है वो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर होनहार खिलाड़ी की बात करें, अर्थात मोस्ट जो है वो प्रोमोसिंग प्लेयर, मतलब सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी की अगर बात करें तो उसमें जो है होनहार खिलाड़ी में डेविड लालहन सांगा, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। आगे पूछा जा रहा है कि किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन है 11 जुलाई, 25 जून या 14 अगस्त, और एक है आपका 26 जनवरी। तो कौन सा जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? देखो 26 जनवरी को तो हम लोग मनाते हैं, 26 जनवरी को चूँकि हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था तो हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक। और 25 नवंबर को चूँकि 26 नवंबर को चूँकि ये लागू हुआ था तो उस दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी तो हम बोला जाता है कि वो हमारे संविधान के ऊपर क्या है कि एक तरीके का अटैक हुआ था, और उसी को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में वर्तमान सरकार ने मनाए जाने की घोषणा की है, जो कब है आपका 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आपको संविधान से रिलेटेड ये तीनों डेट याद रखना है। पहला कि 26 नवंबर को जो है हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि उस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। दूसरा कि 26 जनवरी को जो है चूँकि संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था तो उस दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और 25 जून को चूँकि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था, तो उसको जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है।
और ये इमरजेंसी कब लगा था, तो 25 जून 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। आगे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, मिजोरम, काठमांडू, कोलंबो या मॉरिशस। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में चर्चा में था कि नेपाल में जो है एक प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। तो कहाँ पे, ये नेपाल के काठमांडू में हुआ है। और बोला जाता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से है, जिसको जो है कुछ ही ऐसे पायलट है जो यहाँ पे प्लेन जो है अपना लैंड करवा सकते हैं या टेक ऑफ कर सकते हैं। तो नेपाल में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका स्थित है। अगला प्रश्न है कि ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आपका आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन 4 से 5 जुलाई को किया गया था। और इसमें जो है दुनिया भर से लगभग 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कितने देशों ने, 25 देशों ने ये पार्टिसिपेट किया था। अगला है कि कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया या 500 रुपया। तो ये जो है 5 रुपये का डाक टिकट जो है वो कारगिल विजय दिवस के अवसर पे जारी किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त किया था। और ये किसके साथ हुआ था, तो ये आपका पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान की जो है आर्मी के द्वारा कारगिल पे अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया था। और उसके कारण जो है 1999 में 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त किया था। लेकिन ये जो है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान क्या है कि वो ऊपर में पहाड़ पे जो है वो कब्जा किया था और हम लोग जो है वो नीचे में थे। फिर भी हम लोगों ने जो है अपना जो पोस्ट था यहाँ पे उसको जो है प्राप्त किया था। और इसके लिए कई सारे शहीदों ने जो है अपनी जान की कुर्बानी दी थी। और आर्मी के द्वारा जो उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था कारगिल युद्ध जीतने के लिए, तो वो आपका ऑपरेशन विजय था। वहीं एयरफोर्स के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये दोनों जो है वो भी आपको याद रखना है। थल सेना दिवस कब मनाया, थल सेना के द्वारा कौन सा अभियान, तो ऑपरेशन विजय। और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर, किसके लिए, तो कारगिल युद्ध में विजय के लिए। और कब हम लोग विजय हुए थे, तो 26 जुलाई 1999 को। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2024 कहाँ आयोजित किया गया। देखो, रिम पैक मतलब ये हो गया रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन, रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन अर्थात रिम पैक 2024 जो नौसैनिक अभ्यास है ये यूएसए के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो उनका जो बंदरगाह है पर्ल हार्बर, वहाँ पे जो है ये नौसैनिक अभ्यास हुआ था। और उसमें भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट किया था, तो आईएनएस शिवालिक ने जो है इसको इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन जो अभ्यास रिम पैक है ये आपका यूएसए में आयोजित किया गया था। अगला पूछा जा रहा है कि मैत्री अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच जो है वो आपका संपन्न हुआ। तो देखो, मैत्री अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया गया। और इस बार जो है ये थाईलैंड में ही आयोजित हुआ था। एक बार क्या होता है कि भारत में और एक बार थाईलैंड में, इस तरीके से इसका आयोजन होता है। तो जो मैत्री अभ्यास 2024 है ये आपका आयोजित हुआ है थाईलैंड में। अगला है कि नोमैडिक एलिफेंट जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। और ये प्रश्न जो है पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नोमैडिक एलिफेंट ये कौन से दो देशों के बीच आयोजित होता है, तो ये भारत और मंगोलिया के बीच जो है आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। कौन कौन, भारत और मंगोलिया। कौन सा, तो नोमैडिक एलिफेंट। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। देखो, अभी आपको मालूम होगा कि जो भारत है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। चीन को पछाड़ के जो है भारत ने जो है आबादी के मामले में पहले स्थान पे आ गया है। तो एक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि भारत का जिस तरीके से आबादी बढ़ रहा है उसके आधार पे भारत कब तक जो है वो
भारत का जो आबादी है वो किस वर्ष सर्वोच्च स्तर पे पहुंच जाएगा, तो वो 2062 में भारत की आबादी अपनी सर्वोच्च स्तर पे होगी, अर्थात पीक पे होगा। और उसके बाद फिर जो है ये आबादी धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अगला है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये 2024 के अनुसार विश्व में औसतन जीवन प्रत्याशा कितनी है, अर्थात जो है एक व्यक्ति पूरे विश्व में लगभग कितना उम्र तक जी सकता है, यही आपका क्या कहलाता है, जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा जो है औसतन पूरे विश्व का वो 73.3 ईयर है, अर्थात 73.3 वर्ष, 73 साल और 3 महीने जो है ये औसतन जीवन प्रत्याशा है पूरे विश्व का। अब बात आता है कि आखिर ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये एक जो रिपोर्ट है वो यूएनओ के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये 11 जुलाई को जारी किया गया, 11 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये आपका वर्ल्ड आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 2024 में जो है पूरे विश्व का जो ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, वो 3.2% होगा। कितना? 3.2% से पूरा विश्व जो है 2024 में ग्रोथ करेगा। वहीं भारत के लिए ये अनुमान जो लगाया गया है वो 7% लगाया गया है। पहले क्या था कि ये 6.8 था, हालांकि इसमें और जो है 0.2% का इम्प्रूवमेंट करके अब ये कितना हो गया, 7% ग्रोथ का अनुमान जो है वो लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है वो एशियाई बैंक के द्वारा जारी किया गया है, एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके द्वारा जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है। और भारत का जो इसमें ग्रोथ रेट बताया गया है वो आपका 7% बताया गया है 2024-25 के लिए। तो आप अगर देखोगे तो आईएमएफ के द्वारा भी बोला जा रहा है कि भारत जो है 7% से ग्रो करेगा, और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों के द्वारा जो है 7% ग्रोथ का अनुमान जो है लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको मालूम होगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है, और सेकेंड नंबर पे आपका राजस्थान, थर्ड एमपी और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है। और मूंगफली किस में आता है, तो ये तिलहन में आता है, अर्थात तिल के लिए जो है जो फसल है उसमें मूंगफली को काउंट किया जाता है। आगे है सोयाबीन, कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो चावल, दाल, गेहूं, इन सभी के उत्पादक राज्यों को हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पे हम लोग तिलहन वाले को फोकस कर रहे हैं, और इसके अलावा जो वाणिज्यिक फसल है उसको हम लोग देखेंगे। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका एमपी है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे राजस्थान और फोर्थ नंबर पे आपका कर्नाटक है। दाल में आप बता सकते हैं कि दाल में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है, कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है कि सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सूरजमुखी सबसे ज़्यादा जो है वो आपका कर्नाटक में, फिर हरियाणा में, उसके बाद है उड़ीसा, और फोर्थ नंबर पे आपका तेलंगाना आता है, जो कि सूरजमुखी के उत्पादन में जो है शीर्ष राज्य है। अगला है गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आप देखोगे तो वो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो गन्ना का उत्पादन होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, थर्ड नंबर कर्नाटक और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आता है।
तो ये जो है कुछ प्रमुख फसलें थे जो कि जिसके प्रमुख उत्पादक राज्य के बारे में बताया गया। कुछ और हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कपास, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे तेलंगाना और फोर्थ नंबर पे आपका राजस्थान है। तो कपास उत्पादन में भी गुजरात पहले स्थान पे है और मूंगफली के उत्पादन में भी गुजरात जो है वो पहले स्थान पे है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पे बिहार, थर्ड पे असम और फोर्थ पे जो है वो उड़ीसा का स्थान आता है। तो ये सारे जो है फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य थे। अब कुछ और जो है उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि होता है या फिर आप बोल सकते हो ईपीएफ, तो ईपीएफ में जो है अब जो जमा करने पे जो ब्याज राशि है बहुत ज़्यादा मिलेगा। 8.25% की ब्याज देने की घोषणा जो है की गई है। और ये पहले कितना दिया जाता था? तो पहले जो है 8.10 दिया जाता था। फिर बोला जा रहा है कि 2016 से जो है वर्तमान तक जो पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि है वो 2.55% है। ठीक है, 2016 से 2023 तक, 2016 से 2023 की अवधि में पाकिस्तान का जो जनसंख्या वृद्धि है 2.55% रहा है। वहीं अगर बात करें तो 2023-24 में भारत में जो रक्षा उत्पादन है वो 1.27 लाख करोड़ का उत्पादन किया गया है। जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि 2023-24 में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का जो रक्षा प्रोडक्ट है, डिफेंस प्रोडक्ट है, उसका उत्पादन किया है। इसके अलावा क्या है कि हाल फिलहाल में जो है वो सरकार के द्वारा घोषित किया गया कि 346 और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे, उनका उत्पादन जो है वो भारत में ही होगा। इस तरीके से टोटल जो है अगर आप देखा जाए तो लगभग 3000 ऐसे प्रोडक्ट हो गए हैं जो भारत डिफेंस प्रोडक्ट हैं जो कि भारत कहीं और से आयातित ना करके खुद देश में ही बनाएगा। तो ये मेक इन इंडिया का जो है को प्रमोट करने का एक सबसे अच्छा तरीका और काफ़ी कुछ इसमें भारत ने अचीव भी किया है। तो इस तरीके से जो है पूरा जो सितंबर महीने का पीडी है वो आपको एक ही वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। थैंक यू।